फ्रेंड्स, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज चैप्टर पढ़ रहे थे। हम लोगों ने P&L का और बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस कर लिया था और डिविडेंड की सारी कंडीशंस डिस्कस कर ली थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कर कर देखेंगे जिसमें ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा और आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट बनानी होगी कंपनी की। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हेड्स और सब हेड्स का है। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिख दी ये 10-11 पॉइंट्स, जिससे कि और थोड़ी क्लैरिटी आए कि कोई भी आइटम कौन से हेड और सब हेड में जाती है बैलेंस शीट या P&L के। तो आइए शुरू करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग इन प्रॉपर हेड्स एंड सब हेड्स। लोन रीपेबल ऑन डिमांड। हमने किसी से लोन लिया है बट वो रीपेबल है जैसे ही वो सामने वाला डिमांड करे। ये ऐसा जनरली जैसे सब्सिडरी कंपनीज लेती हैं अपनी होल्डिंग कंपनी से लोन लिया, और जब भी होल्डिंग कंपनी को जरूरत होगी वो पैसे वापस मांग सकता है। तो ये शुरू से ही रिपेबल ऑन डिमांड है, कभी भी पैसा वापस करना पड़ सकता है। तो इसका नेचर ये होता है करंट लाइबिलिटी। इसको कहाँ दिखाएंगे हम? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है और मेन हेड क्या हो गया इसका? करंट लाइबिलिटी। ये याद रखना। प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स का प्रोविजन बनाया है, और ये देखिए जो हम प्रोविजन बनाते हैं टैक्स का, नेक्स्ट ईयर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, जब भी आपकी रिटर्न फाइल होगी उससे पहले। तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या हो गया? ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस किस में आएगा? करंट लाइबिलिटी में। लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी होती है जैसे बड़ी बड़ी एमएनसीज की। अब हो सकता है अगर मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइजी देता हो या हल्दीराम। फ्रेंचाइजी लेने का मतलब हो गया कि आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, एक राइट मिल जाता है, आप उस कंपनी के प्रोडक्ट सर्विस दे सकते हो अपने एरिया में। ठीक है, तो फ्रेंचाइजी क्या है? एक राइट है। राइट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इंटेंजिबल असेट। ये क्या आ जाएगा? इंटेंजिबल असेट। किसमें? नॉन करंट असेट्स में। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम हमें जल्दी मिल गई, हमारे लिए लाइबिलिटी है। अब करंट लाइबिलिटी में 4 हेड थे: शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। कौन सा लग रहा है ये आपको? ये क्या होगा? अदर करंट लाइबिलिटी। किसमें? करंट लाइबिलिटी में। ठीक है, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। देखिए, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इंपॉर्टेंट है। हमने एक लोन लिया हुआ है बैंक से, ठीक है, उसकी कुछ कुछ इंस्टॉलमेंट जाती है हर साल। एक पूरा शेड्यूल दिया हुआ है बैंक ने कि आपको ऐसे ऐसे करके पेमेंट करनी है। तो जो नेक्स्ट ईयर ड्यू होगी हमारी इंस्टॉलमेंट, वो तो बनेगी करंट लाइबिलिटी। बाकी जितनी भी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स है जो एक साल से बाद में जानी है, वो सब क्या हो जाएगी? नॉन करंट लाइबिलिटी। तो ये करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट मतलब जो एक साल के अंदर अंदर पे करनी है, तो वो करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन में आ गई। एक साल या फिर ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, हम एक साल बोल रहे हैं, इसका मतलब साथ में ऑपरेटिंग साइकिल भी है, क्योंकि करंट की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की थी। तो उसके साथ साथ ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, विच एवर इज लॉन्गर। तो करंट ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। किसमें? करंट लाइबिलिटी में। लॉन्ग टर्म मेच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन। हम AS 19 में पढ़ेंगे, फाइनेंस लीज होती है। ठीक है, फाइनेंस लीज में सारे रिस्क और रिवॉर्ड्स वगैरह सब ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब पूरी एक तरीके से असेट ट्रांसफर कर दी। ठीक है, लेसर ने लेसी को। तो लॉन्ग टर्म मेच्योरिटीज जो होगी उसकी, ये तो बनेगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसमें थोड़ा फर्क है, ध्यान से समझना, नॉन करंट लाइबिलिटी में। लेकिन जो करंट मेच्योरिटी है, जो आपको जस्ट अगले साल इंस्टॉलमेंट पे करनी है फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन की, वो बनती है अदर करंट लाइबिलिटी। वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं बनती। ठीक है, गाइडेंस नोट के हिसाब से वो अदर करंट लाइबिलिटी में आता है। एडवांस टैक्स पे करना। टैक्स एडवांस में पे कर रखा है। अब एडवांस में पे कर रखा है तो नेक्स्ट ईयर वो एडजस्ट हो जाएगा रिटर्न से पहले प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये क्या है? हमने एडवांस दे रखा है, असेट में आएगा ये। किसमें? करंट असेट। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अनबिल्ड रेवेन्यू। अनबिल्ड रेवेन्यू क्या हो गया? मतलब हमने काम करके रख रखा है लेकिन अभी बिल रेज नहीं करा। ठीक है, अगर बिल रेज कर देते तो वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल बन जाता, लेकिन अभी आपने बिल रेज नहीं करा, इसलिए वो कहलाएगा अनबिल्ड रेवेन्यू। अब बिल रेज क्यों नहीं करा? हो सकता है कोई कंडीशन है कि अभी आप बिल मांग ही नहीं सकते, पहले पूरा इतना काम करो तब जाकर आपको बिल रेज करना है। तो अनबिल्ड रेवेन्यू हो गया। अब ये अनबिल्ड रेवेन्यू क्या बन जाएगा? ये बनेगा अदर करंट असेट, करंट असेट्स में। ठीक है,
फिक्स्ड एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, ये भी स्टडी मटेरियल में है, हेल्ड फॉर सेल, जो एक आप आपने फिक्स एसेट रख रखा है, आपने उसको रिटायर कर दिया, बस अब बेचने के लिए, बेचने की तैयारी है, वो जैसे ही बिक जाएगा आप उसको हटा दोगे, तो ये भी क्या है, करंट एसेट की डेफिनेशन में आएगा। किस कहाँ आ जाएगा ये, अदर करंट एसेट में। ठीक है, तो इसको कहाँ लिख सकते हैं हम, अदर करंट एसेट, करंट एसेट्स। लेकिन अगर आपका काम ही है, आप फिक्स्ड एसेट्स को पहले मतलब थोड़े थोड़े फिक्स्ड एसेट्स हर साल बेचते रहते हो, एक नॉर्मल रूटीन है, ऐसे कुछ फिक्स्ड एसेट आपके निकलते रहते हैं, तो AS10 कहता है कि आप पहले उसको इन्वेंट्री में लेके जाओ और उसको फिर बेच दो, जैसे रेंट पर अगर दे रखा है तो। लास्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, खर्चे जल्दी पे कर दिए। अगर खर्चे जल्दी पे कर दिए तो ये भी क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, इसको मैंने एक्चुअली पहले बताते वक्त कोई कह रहा था कि मैंने इसको अदर करंट असेट में बताया, आप इसको प्लीज ठीक कर लीजिएगा, ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में बेटर रहेगा, क्योंकि हमने एडवांस दिया हुआ है प्रीपेड, तो ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस करंट असेट में आएगा। आ गई बात समझ में आप लोगों को ये। अब हम चलते हैं फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पर। तो आइए अब इलस्ट्रेशन थर्ड देखते हैं। You are required to prepare balance sheet and statement of profit and loss from the following trial balance of Haria Chemicals Limited for the year ended 31st March 2021। हरिया केमिकल्स के ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है। पहली आइटम क्या दे रखी है, इन्वेंट्री 6,80,000। ये कौन सी इन्वेंट्री होगी, ओपनिंग या क्लोजिंग, ये ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, क्लोजिंग तो आपको ट्रायल के बाहर दे रखी होगी। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में कहीं जाती है नहीं, P&L में जाती है, चेंज इन इन्वेंट्री में, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हैं ना, इसका मतलब ये जाएगी चेंज इन इन्वेंट्री में। ठीक है, फर्नीचर कहाँ जाएगा, फर्नीचर नॉन करंट एसेट में पहला जो हेड होता है, सब हेड होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें जाएगा। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट ये अलाउड है, ये रिसीव्ड है, ऑब्वियसली डेबिट साइड पे गिवन है तो खर्चे हैं, ये डिस्काउंट अलाउड है, कहाँ जाएगा, अदर एक्सपेंस में। लोन टू डायरेक्टर्स, डायरेक्टर को कंपनी ने लोन दे रखा है, अब लोन दे रखा है तो लोन से एडवांसेस हो गया, कंपनी के लिए एसेट है ये। शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, क्वेश्चन ने कुछ अलग से तो इंफॉर्मेशन दी नहीं, इसका मतलब हम क्या मान सकते हैं, कुछ भी तो शॉर्ट टर्म मान लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एडवर्टीजमेंट कहाँ जाएगा, एडवर्टीजमेंट जाएगा अदर एक्सपेंस में, इसका कोई हेड तो होता नहीं ना, आप चाहें तो एडिशनल हेड बना सकते हैं, जैसे कई लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हेड बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके के आप अलग से हेड बना सकते हो, अदरवाइज किस में लिखोगे, अदर एक्सपेंस। बैड डेट्स अदर एक्सपेंस, कमीशन, कमीशन भी अदर एक्सपेंस। मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए तो P&L में हेड है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, सबसे पहला ही एक्सपेंस का हेड ये है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में आ जाएगा ये। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। रेंटल्स, ठीक है, रेंट का खर्चा अदर एक्सपेंस में। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनेगा, कैश, कैश तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनेगा ही। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक लोन पर इंटरेस्ट देना, ये फाइनेंस कॉस्ट है एक, तो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये आएगा अदर एक्सपेंस में। फिक्सचर्स, फिक्सचर्स एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगा। ठीक है, वेजेस, एम्प्लॉयज को जो पेमेंट करते हैं वो क्या होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, P&L में हेड है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है कंज्यूमेबल्स, कंज्यूम हो जाता है, जैसे ऑयल वगैरह होता है मशीन के लिए, तो ये खर्चा है, अदर एक्सपेंस मान लेते हैं, खुद ही कह रहा है वो कंज्यूम हो जाएगा विद इन, ठीक है, दैट पीरियड। तो फ्री होल्ड लैंड, ये क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। टूल्स एंड इक्विपमेंट, जैसे पेचकस हथौड़ा वगैरह जो मशीन के साथ बाकी पार्ट्स आते हैं, तो प्रॉपर्टी प्लांट, देखिए इसमें AS10 कहता है कि अगर ये PPE की डेफिनेशन को मीट करता है तो PPE बना दो, अदरवाइज इन्वेंट्री में डाल दो, तो मान लेते हैं मीट करेगा तो PPE की डेफिनेशन में डाल देंगे। गुडविल, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल तो ट्रेड रिसीवेबल में ही आएगा। ठीक है, डीलर एड्स, अब डीलर एड्स का मतलब हो गया कि डीलर को, जैसे आपने कुछ प्रमोशन के लिए कुछ प्रोडक्ट वगैरह फ्री में दिए अपने जो भी डीलर्स होंगे, तो अदर एक्सपेंस है। ट्रांजिट इंश्योरेंस अदर एक्सपेंस है। ट्रेड एक्सपेंस अदर एक्सपेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट अदर एक्सपेंस है। आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस करके एक हेड भी बना सकते हो अलग लाइन आइटम, बट अदरवाइज अदर एक्सपेंस में।
डिबेंचर इंटरेस्ट, ये फाइनेंस कॉस्ट हो गई। क्लोजिंग इन्वेंट्री 8,23,000, कहाँ कहाँ जाएगा? जो भी ट्रायल से बाहर चीजें होती है, इसका मतलब उसकी एंट्री पास नहीं हुई तो वो दो जगह जाती है। तो एक तो ये चेंज इन इन्वेंट्री में जाएगा, और कहाँ जाएगा? इन्वेंट्री में जाएगा, बैलेंस शीट में, है ना। अब हम चलते हैं क्रेडिट साइड पर। इक्विटी शेयर कैपिटल है 25 लाख रुपए की, 10-10 रुपए के शेयर है, तो कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल में। डिबेंचर्स कहाँ जाते हैं? ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जाते हैं। बैंक लोन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जाएंगे। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल का तो एक हेड ही होता है करंट लाइबिलिटी में, ट्रेड पेबल। सेल्स किस में जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव करना किस में जाता है? अदर इनकम में। ट्रांसफर फी, अदर इनकम। पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1,39,000, किस में जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बना हुआ है मशीन पर, तो किस में जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में माइनस होगा उस रिस्पेक्टिव असेट में से। मशीन पे है तो मशीन में से माइनस होगा, ठीक है। और कुछ, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आइए हम लोग पी एंड एल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। बैलेंस शीट में लिखते हैं एज एट, और पी एंड एल में लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। क्योंकि ये 31 मार्च की पोजीशन बताता है असेट्स और लाइबिलिटी की, पूरे साल की कैसे बता सकता है? रोज बदलती है वैल्यू तो। इन्वेंट्री साल के बीच में कुछ थी, एंड में कुछ है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीजें आती हैं? पूरे साल का रेवेन्यू, पूरे साल के एक्सपेंस, इसलिए उसमें फॉर द ईयर लिखते हैं। 31 मार्च 2021, एक काम करते हैं इसको थोड़ा, आपको पता ही है वर्टिकली बनती है बैलेंस शीट। वैसे तो प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी आती हैं, बट प्रीवियस ईयर की फिगर्स आपको जब दे ही नहीं रखी तो कैसे लिखोगे? करस्पॉन्डिंग फिगर्स आती है ना प्रीवियस ईयर की, तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। आइए, सबसे पहले यहां पर लिखा जाता है पर्टिकुलर्स। कौन से नोट में आप इसकी इंफॉर्मेशन दोगे? नोट नंबर, और फिर इसमें आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। ये सब कुछ हम बना रहे हैं इन रुपीज में, ठीक है। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड के हेड को क्या बोलते हैं? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज कहलाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में, ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं इसके लिए। शेयर होल्डर फंड्स में पहला है शेयर कैपिटल। क्या हम सारी चीजें लिखें, पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पी एंड एल का फॉर्मेट? बिल्कुल नहीं। जो चीजें, अब आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, जो चीजें क्वेश्चन में है नहीं वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो गाइडेंस नोट, मतलब ये तो शेड्यूल 3 भी आपको अलाउ करता है। आप चाहें तो एडिशनल लाइन आइटम डाल सकते हैं, और जो नहीं है उसको हटा सकते हैं। तो शेयर कैपिटल तो है ही। नेक्स्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये भी है। तीसरा क्या होता है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, वो नहीं है। दूसरा हेड क्या होता है? ये तो एक हेड में हो गई तीन चीजें। दूसरा हेड क्या था? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नहीं दे रखा। तीसरा हेड क्या था? तीसरा हेड था नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो आइए लिखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज को। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी में पहला क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग है, हाँ, डिबेंचर और बैंक लोन देखा था ना हमने। बैंक लोन तो हो सकता है शॉर्ट टर्म हो, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो लॉन्ग टर्म मान लेते हैं। आपको दे रखा हो तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, कोई डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है? नहीं दे रखी। अदर कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज? नहीं दे रखी। कोई लॉन्ग टर्म के प्रोविजंस? नहीं दे रखे, ठीक है। इसके बाद सीधा क्या आ जाता है? करंट लाइबिलिटीज। तो चलते हैं हम करंट लाइबिलिटीज पर। करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग है क्वेश्चन में? नहीं है, क्योंकि हमने तो लॉन्ग टर्म मान लिया ना उसको। फिर क्या था? ट्रेड पेबल्स, हाँ वो तो डायरेक्टली गिवन ही है।
ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों आते हैं, है ना। अदर करंट लाइबिलिटी, कोई और करंट लाइबिलिटी दे रखी हो? नहीं। कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह? नहीं था ना, नहीं था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे। ये लाइबिलिटी साइड का टोटल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम असेट साइड पर। असेट साइड की हेडिंग होती है असेट्स। उसमें सबसे पहले आता है नॉन करंट असेट्स। दो ही तो हेड होते हैं, नॉन करंट असेट और करंट असेट। नॉन करंट असेट में सबसे पहले, नॉन करंट एसेट में सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बहुत सारी गिवन थी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट था इंटेंजिबल एसेट्स, दे रखे हैं, गुडविल थी ना, याद होगा आपको, इंटेंजिबल एसेट्स। फिर था कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग आदि अधूरी बनी हुई, वो भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद डी पॉइंट था इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, नहीं वो तो नहीं है, तो पहला तो हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, इसके बाद नेक्स्ट आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नहीं है। डेफर्ड टैक्स एसेट, नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नहीं है। अदर, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ और दे नहीं रखा, तो आइए अब सीधा किस पर चलते हैं, करंट एसेट्स पर। ठीक है, अब हम चलते हैं करंट असेट्स पर। करंट असेट्स का मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, CIT CSO, किट कसो। तो CIT सबसे पहला करंट इन्वेस्टमेंट्स, नहीं है। नेक्स्ट होता है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज तो है ही, दे रखा है ना, इन्वेंट्रीज। ट्रेड रिसीवेबल, वो भी गिवन है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये था, वो याद है आपको, वो लोन टू डायरेक्टर था। और कोई अदर करंट एसेट, नहीं, और कोई अदर करंट एसेट तो नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगा देते हैं। अगर आप गलती से कोई हेड लिख भी दो, तो अगर लिख भी दो तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना, नील लिख देना उसके आगे। अगर आपने कोई हेड गलती से लिख दिया कि ऊपर मुझे लगा था और बाद में नहीं निकल के, तो सामने नील लिख देना। तो आप P&L का फॉर्मेट देखते हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, ये भी वर्टिकल फॉर्मेट में होती है, आप लोगों ने ऑलरेडी करा है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग फिगर्स प्रीवियस ईयर की हमारे को दे नहीं रखी, अगर दे रखी होती है तो वो भी इसमें डालनी। सबसे पहले क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स। ठीक है, नोट नंबर और फिर अमाउंट। अब हम चलते हैं सबसे पहले इनकम साइड पर। इनकम में सबसे पहले क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो तो दे ही रखा है ना, सेल दे रखी थी। फिर आता है इसमें अदर इनकम। ठीक है, वो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल ए, ये ए का टोटल यहां पर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहला क्या है, सबसे पहला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो क्वेश्चन दे रखा था डायरेक्टली, वो लिखेंगे। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वैसे तो जो मटेरियल कंज्यूम करते हैं वो फिर परचेज तो उसमें आ ही गई ना, रॉ मटेरियल की, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। वो परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड तो ट्रेडिंग फर्म्स के लिए है, वो दे नहीं रखा क्वेश्चन में परचेजेस कुछ। नेक्स्ट क्या होता है, चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में जो चेंजेस आए हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिर होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, हाँ दे रखा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस।
फिर होता है फाइनेंस कॉस्ट, हाँ वो भी दे रखा है क्वेश्चन में, फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। फिर डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस होता है, ठीक है, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। अब कुछ भी नहीं जहाँ पे जो आया तो वो किस में आ जाएगा, अदर एक्सपेंस में। आप चाहो तो कोई एक आध लाइन आइटम ऐड कर सकते हो, ठीक है, अदर एक्सपेंस में बाकी चीजें आ जाएगी। तो इससे हम लगा देंगे टोटल ऑफ बी, ये बी का टोटल हो गया। ये करके हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आ जाएगा ए माइनस बी करके, ठीक है। अगर हम इसमें लेस कर देंगे टैक्स, ऑल दो दे नहीं रखा क्वेश्चन में वैसे, बट फिर भी, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये टैक्स के बाद का प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम क्या करते हैं, इसके नोट्स बनाना शुरू करते हैं एक एक करके, नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स, किस किस के नोट्स बनाए। देखिए हम क्या करेंगे, जो भी चीजें आपको डायरेक्टली गिवन है ना क्वेश्चन में, तो उसके तो नोट्स नहीं बनाएंगे। जैसे अगर एक ही आइटम है और जिसमें भी हमें ऐड करना पड़ रहा है, दो आइटम एटलीस्ट गिवन है, दो आइटम मतलब जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग में आपको डिबेंचर गिवन है और बैंक लोन गिवन है, तो उसका तो नोट बनाएंगे। बट अगर केवल सेल है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सीधा सेल डाल देंगे, उसका नोट नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। आइए तो एक एक कर कर चलते हैं। सबसे पहला क्या है, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के लिए नोट बना लेते हैं। शेयर कैपिटल का तो नोट बना ही लेना चाहिए। शेयर कैपिटल, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है शेयर कैपिटल की, देखते हैं। ये कहता है 10-10 रुपए के शेयर और 25 लाख रुपए का टोटल, मतलब 2.5 लाख शेयर हो गए, ठीक है। तो 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। ये अमाउंट आएगा, यहाँ पर्टिकुलर्स लिख ही रहे हम सारे। कितना हो गया ये, 25 लाख। क्या आपको पूरे क्वेश्चन में और कोई शेयर कैपिटल में आने वाली चीज गिवन है, जैसे कौन सी नरियर माइनस कर रखा हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी हो और ऑथोराइज शेयर कैपिटल वगैरह कुछ बता रखी हो, कुछ नहीं बता रखा, ठीक है। तो ये 25 लाख रुपए हो गए, 25 लाख। नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट नोट बनाते हैं अब हम किस चीज का, रिजर्व्स एंड सरप्लस का। चेक करते हैं क्या क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है। रिजर्व्स एंड सरप्लस कौन सी साइड पे गिवन होंगे, क्रेडिट साइड पर ही गिवन होंगे। बस एक हो सकता है वो सरप्लस डेबिट बैलेंस चल रहा हो पी एंड एल का, तो वो डेबिट में गिवन होगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको एक तो पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस गिवन है 1,39,000, और तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो 1,39,000 मतलब ये हो गया ओपनिंग बैलेंस इन पी एंड एल, कितना, 1,39,000। तो क्या मैं इसका टोटल लगा दूं, बिल्कुल भी नहीं। रिजर्व्स के साथ में क्या लिखा है, सरप्लस। तो सरप्लस अभी इस साल का सरप्लस या डेफिसिट कुछ निकल के आएगा ना पी एंड एल में लास्ट में, वो भी तो ऐड या लेस होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको छोड़ना पड़ेगा नोट, ये पूरा नहीं कर सकते हम नोट। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिखते हैं नेक्स्ट नोट। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या गिवन है, बोरिंग लाइबिलिटी होती है तो क्रेडिट साइड में गिवन होगी, चेक करते हैं। 11% डिबेंचर्स 5 लाख, बैंक लोन 6,45,000, 5 लाख 6,45,000, ठीक है। ये क्या क्या गिवन थे, 5 लाख क्या था, डिबेंचर्स और फिर बैंक लोन, 11% डिबेंचर्स और बैंक लोन, और तो कुछ नहीं गिवन, यही दोनों लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज गिवन है। तो 11,45,000 रुपए का क्या आ गया, ये हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ गई, ठीक है। 11,45,000 लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ गई।
नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल तो आपको, अब ट्रेड पेबल लाइबिलिटी साइड पे चेक करो, वो तो डायरेक्टली गिवन है 2,81,000, सीधा लिख दो 2,81,000। क्या इसका टोटल लगा सकते हैं हम? नहीं, अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस पेंडिंग पड़ा है ना। नॉन करंट एसेट में पहला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो नोट नंबर 4 पे चलते हैं। नोट नंबर 4, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जितनी भी पीपी गिवन है वो देखो। स्टार्टिंग में पीपी एसेट होती है तो एसेट साइड पे देखेंगे। फर्नीचर पीपी 2 लाख रुपए का। फर्नीचर के बाद गिवन है प्लांट एंड मशीनरी 8,60,000, और तो कुछ नहीं था ना बीच में। हाँ, 2 लाख क्या है? फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी इंपॉर्टेंट है, 8,60,000 रुपए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डेप्रिसिएशन प्रोविजन आपको क्वेश्चन में दे रखा है। डेप्रिसिएशन प्रोविजन का दूसरा नाम होता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो आपको गिवन है मशीन पर 1,46,000 का, तो ये माइनस कर लीजिए इसमें से 1,46,000। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7,14,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। और कौन सी पीपी गिवन है ध्यान से देखो। असेट साइड पे फिक्सचर्स गिवन है 3 लाख रुपए के। फिक्सचर्स दे रखे हैं कितने के? 3 लाख रुपीज के। और कोई पीपी? फिक्सचर्स तो हो गया। अब इसके बाद फ्री होल्ड लैंड है 15,46,000। 15,46,000 फ्री होल्ड लैंड। और कुछ? और कुछ गिवन है टूल्स एंड इक्विपमेंट 2,45,000। टूल्स एंड इक्विपमेंट, आई थिंक और तो कुछ नहीं दे रखा, कोई और पीपी तो है नहीं, ठीक है ना। और कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं दे रखा। इस साल इन्होंने कोई डेप्रिसिएशन का बताया ही नहीं कि कितना लगा। कितना हो गया ये? 9,14,000 प्लस 3 लाख प्लस 15,46,000 प्लस 2,45,000, 30,05,000 रुपए। 30,05,000 रुपीज। 30,05,000 कहाँ लिख दें? पीपी के आगे लिख दो 30,05,000 रुपए। ठीक है, क्लियर हुआ ये। इंटेंजिबल एसेट डायरेक्टली गिवन है गुडविल 2,65,000, यही लिख दो। नोट क्या बनाओगे इसका जब एक ही आइटम गिवन है तो, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसके बाद इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज भी एक ही फिगर गिवन है इन्वेंट्री की 8,23,000। जैसे रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड, WIP। ठीक है, फिर अगर अलग अलग होता गुड्स इन ट्रांसिट तो फिर नोट बना लेते। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल की भी डायरेक्टली फिगर आपको दे रखी है, असेट साइड पे चेक करो 4,40,000। पूरे क्वेश्चन में मत ढूंढा करो बार बार एक ही चीज। आपको पता होना चाहिए कि डेबिट असेट और एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट साइड पे मिलेंगे, लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू के बैलेंसेस क्रेडिट साइड पे मिलेंगे। वहीं जाकर चेक करो ना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें तो था। तो फिफ्थ बनाते हैं अब हम। फिफ्थ बनाते हैं, किसका था? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सबसे पहले क्या गिवन है आपको? करंट अकाउंट गिवन है 45,000, कैश 8,000। 45,000 और 8,000 करंट अकाउंट और कैश। 53,000, तो 53,000 लिख देते। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दे रखा है लोन टू डायरेक्टर। ठीक है, तो लोन टू डायरेक्टर, सॉरी, शॉर्ट टर्म
लोन्स एंड एडवांस, इसका नोट बना दिया करो, वैसे भी रिलेटेड पार्टी है ना, डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी हो गया तो बेटर है डिस्क्लोजर देना, लोन टू डायरेक्टर। ठीक है, तो डायरेक्टर का लोन कितना था, 80,000 का, तो डाल दो 80,000 रुपीज। वैसे एसेट साइड का तो आप टोटल लगा ही सकते हो। ठीक है, तो 30,05,000 तो ये हो गया, प्लस 2,65,000 प्लस 8,23,000 प्लस 4,40,000 प्लस 53,000 प्लस 80,000, तो ये हो गया 46,66,000। ये आ गया हमारा लाइबिलिटी असेट साइड का टोटल। आइए पी एंड एल बनाते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल आपको डायरेक्टली गिवन है 42,68,000, लिख दो 42,68,000। नोट कितने हो चुके थे, 6। सातवां नोट है अदर इनकम का, अदर इनकम। ठीक है, अदर इनकम में एक तो वो ट्रांसफर फीस वगैरह कुछ ऐसा दे रखा था ना, अदर इनकम। रेंट रिसीव 46, ट्रांसफर फी 10,000, 46 10,000 रेंट रिसीव्ड और ट्रांसफर फीस, तो ये हो गया 56,000। ठीक है, तो 56,000 हो गया, तो ये डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर 56,000 रुपीज। ठीक है, 42,68,000 प्लस 56,000, 43,24,000, 43,24,000। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, खर्चों में देखिए डायरेक्टली गिवन था 23,19,000, 23,19,000। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ठीक है, तो कर लीजिए इसको, 8th नोट, चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है, 6,80,000 और 8,23,000। 6,80,000, ये अंदर लिख देते हैं इसको, 6,80,000, 8,23,000, ये तो माइनस में आएगा, 6,80,000 और 8,23,000, तो माइनस के 1,43,000। ठीक है, 1,43,000 माइनस के। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये हमने नोट नंबर 8 क्यों लिख दिया इसमें, चेंज इन इन्वेंट्री में था नोट, अच्छा ये 8 नंबर ये है, नीचे आ गया गलती से, 8 नंबर तो ये था ना, चेंज इन इन्वेंट्री। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, आपको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कौन कौन से दे रखे हैं क्वेश्चन में देखिए, एम्प्लॉय वेजेस दे रखे 9 लाख, और तो कुछ है नहीं, 9 लाख का वेजेस है, बस लिख दो। अब फाइनेंस कॉस्ट आपको दो गिवन है, एक तो डिबेंचर पर इंटरेस्ट गिवन है 55,000 का, और एक और था ना, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,16,000 रुपए, ये देखिए ये लिखा। ठीक है, 9th नोट फाइनेंस कॉस्ट का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन और डिबेंचर इंटरेस्ट, फिगर्स देख लेते हैं कितनी कितनी है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,16,000 और 55,000, 1,16,000 और 55,000, 1,16,000 और 55,000, ये हो गया 1,71,000। आप लिख दीजिए 1,71,000। ठीक है,
नेक्स्ट गिवन है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इस साल कोई नया डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन तो लगा ही नहीं। वो जो गिवन है वो तो पूरे साल का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, अभी तक का इकट्ठा हुआ हुआ। अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस तो कई सारे थे, ठीक है। तो आइए अदर एक्सपेंसेस पर चलते हैं। अदर एक्सपेंसेस कौन कौन से गिवन है? एक्सपेंसेस तो डेबिट साइड पे गिवन होंगे, देखना शुरू करते हैं। डिस्काउंट गिवन है 40,000, बैड डेट्स है 35,000। 40,000, 35,000 डिस्काउंट, और नेक्स्ट क्या है? बैड डेट्स। फिर एक और गिवन था कमीशन, फिगर देख लेते हैं। कमीशन कितना गिवन है? कमीशन गिवन है 1,20,000। रेंटल्स 25,000, 1,20,000। रेंटल गिवन है 25,000। नेक्स्ट रेंटल्स गिवन है 25,000, और कोई अदर एक्सपेंस? ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000, कंज्यूमेबल्स 84,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और पहले क्या था? कंज्यूमेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको गिवन है कंज्यूमेबल्स, लिख दिया ना। अब आपको 1 2 3 4 ये गिवन है। डीलर रेट्स, ट्रांजिट, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट। आइए लिखते हैं इन चारों को भी, ठीक है। क्या क्या है ये? डीलर रेट्स 21,000, नेक्स्ट है ट्रांजिट इंश्योरेंस 30,000, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट 54,000, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट। और इसके बाद नेक्स्ट है डिबेंचर इंटरेस्ट, नहीं डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं, और ट्रेड एक्सपेंसेस 37,000। ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये हो गया। और कोई एक्सपेंस पर देख लेते हैं। एक्सपेंस पी एंड एल पे ये एडवर्टीजमेंट 20,000, एक ये छूटा हुआ, एडवर्टीजमेंट हो गया 20,000 का। एडवर्टीजमेंट 20,000। तो आइए अब इसका टोटल लगा लेते हैं हम। 40,000 प्लस 35,000 प्लस 1,20,000 प्लस 25,000 प्लस 10 प्लस 84 प्लस 21,000 प्लस 30,000 प्लस 54,000 प्लस 37,000 और लास्ट है 20,000। 4,76,000 का ये अदर एक्सपेंस का टोटल हो गया, ठीक है। तो आइए इसको कहाँ पुट कर दे हम? अदर एक्सपेंस में। क्या था? 4,76,000 अदर एक्सपेंस का मतलब, अब एक्सपेंस साइड का टोटल करिए। 476 तो ये खुद है, 1,71,000 प्लस 9 लाख रुपए, एक माइनस में फिगर है 1,43,000 प्लस 23,19,000, टोटल आ गया 37,23,000। ये तो खर्चे हुए। इनकम कितनी है? 43,24,000, तो 6,01,000 रुपए का प्रॉफिट है। कुछ टैक्स दे नहीं रखा, तो 6,01,000 रुपए ही क्या हो गए? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या करें इसका? इसको चलकर सरप्लस में, मतलब रिजर्व इन सरप्लस में लिख देते हैं, सरप्लस, ठीक है। तो अब इसकी फिगर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 7,40,000, ठीक है। टोटल कर लेते हैं 25 लाख प्लस 7,40,000 प्लस 11,45,000 प्लस 2,81,000, 46,66,000, 46,66,000 असेट साइड का टोटल था 46,66,000। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। हमने ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करके देख लिया, बाकी नेक्स्ट क्लास।